क्या चाहते थे? राव इंद्रजीत आए या नहीं आए? सतीश कोला क्या चाहते थे उस समय? मैं भाजपा जिलाध्यक्ष से नहीं पूछ रहा था, उस समय के भाजपा जिलाध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूँ, एक समझदार व्यक्ति उस समय राजनीति में क्या सोच रहा था कि राव के आने से भाजपा ताकतवर बनेगी, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा, क्या सोच रहे थे? आपकी सोच क्या थी? मेरी सोच ये थी कि राव साहब पार्टी में आए और भाजपा मजबूत होगी और लाडू फूटेगा तो भोरा हमें भी मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में आए तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से आए। उनको अपना कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस का भविष्य उनको दिख नहीं रहा था। और अगर उस समय वो कांग्रेस में ही रहते तो आज राव इंद्रजीत सिंह जी वो नहीं होते जो आज हैं। और आपके बारे में कहा जाता है कि आप पैसे में टिकट देते हैं, और आपने कहा कि चौटाला साहब पैसे में टिकट देते हैं। चौटाला साहब ने मेरी टिकट के लिए कोई पैसा नहीं लिया, और उस चुनाव प्रचार का परिणाम ये हुआ कि इंडियन नेशनल लोक दल के मूल कार्यकर्ता भी कांग्रेस के बूथ एजेंट थे। मैंने अपना चुनाव इनेलो की टिकट पर होते हुए भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। फिर भी हम तीनों जिलाध्यक्ष सुषमा स्वराज जी के पास गए, 100 लोग गए। उन्होंने कहा भाई राव साहब को, क्योंकि राव नरवीर सिंह ने इतनी मेहनत करके एक पूरा काडर तैयार किया है, और राव नरवीर सिंह के पास पूरा मेवात का भी अच्छा वो है, और उनको लोकसभा लड़ाना चाहिए। तो सुषमा जी ने कहा देखो भैया, मैं तो उनको लेके नहीं आ रही हूँ, वो कैसे आ रहे हैं, किस परिस्थिति में आ रहे हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट आप चला रहे हो मैं इसके खिलाफ हूँ। और कोई इस तरह की मूवमेंट अगर चला रहा है तो वो ठीक नहीं है। राव साहब सबके विरोध के बाद सुनील मुशेखपुर की टिकट लेकर के आए, तो जिताने की जिम्मेदारी भी राव साहब की थी। कोई कार्यकर्ता अगर उस समय पार्टी के खिलाफ काम करता है, उसको मनाने की, उसको दंड दिलाने की जिम्मेदारी भी राव साहब की है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद तो राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर में है ही नहीं। मंच पर देखिए, क्या आपने कभी राव नरवीर सिंह को राव इंद्रजीत सिंह की बुराई करते देखा है क्या? बताइए आप उदाहरण। क्या आपने कभी राव इंद्रजीत सिंह को राव नरवीर सिंह की बुराई करते हुए? जगदीश यादव जी चुनाव लड़ने के लिए आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए आए थे। भारतीय जनता पार्टी की उनको टिकट नहीं मिली, वो एक तरह से 4 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी से चले गए थे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार पार्टी मुझे रेवाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ाएगी, और अगर पार्टी ने मुझे चुनाव लड़वाया तो निश्चित तौर पर मैं सभी की जमानत जब्त करूंगा। किसी के नाम नोट कराने से, किसी की सिफारिश करने से, किसी के बेटा या बेटी होने से, किसी के साड़ा होने से कोई सिफारिश भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं सतीश खोला, परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के राज्य समन्वयक, स्टेट कोऑर्डिनेटर। आज इनसे राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे, परिवार पहचान पत्र पर भी बात करेंगे, और किस तरह इनका राजनीति में आना हुआ इस विषय पर भी बात करेंगे। सतीश खोला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं आपके थोड़े से अतीत से, कि आईएनएलडी के सफ़र से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री तक का, वो हमको थोड़ा सा बताएं, कैसे आपका सफ़र रहा और किस तरह भाजपा में आना हुआ आपका। मैं मूलतः जैनाबाद गांव से हूँ, जो रेवाड़ी जिले में आता है। मैं एक साधारण से जमींदार ग्रामीण परिवार से हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीब था गांव का। एक छप्पर, उसमें 2 भैंस, 1 ऊँट मेरे पिताजी गुजारा करते थे। हमारे पास कोई ज़मीन थी नहीं, दूसरे की ज़मीन पर जोत करके पिताजी जो पैसा लेकर के आते थे उससे हमारे परिवार का गुजर बसर होता था। माताजी हमारी बचपन में कैंसर की वजह से चली गई थी, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। जैसे तैसे करके पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मैं ठीक पढ़ा। मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करके कई जगह अनेकों संस्थानों में मैंने काम किया। काम करने के बाद मैं गुड़गांवा, एक मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि गुड़गांवा इन दिनों बड़ा डेवलपिंग सिटी है, आप यहाँ पर आइए।
मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का है, तो मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी का काम था वो मैंने शुरू किया। नया नया काम था। 2002 में मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ। वहाँ पर अनेकों राजनीतिक लोगों से मुलाकात होती थी। कुछ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का काम करते थे, कुछ CLU का काम करते थे, उसके साथ ही कुछ लैंड प्रोक्योरमेंट का काम भी अनेकों, क्योंकि मैं बिट्स पिलानी का स्टूडेंट हूँ, तो जितने भी ज़्यादातर गुड़गांव के जो बिल्डर हैं वो सब बिट्स पिलानी के स्टूडेंट हैं या उनका परिवार उस बैकग्राउंड से है। तो मेरा उनसे संपर्क रहा, उनके साथ हमने छोटा मोटा कारोबार भी इस तरह का किया। 2007 में क्योंकि माताजी हमारी बचपन में चली गई थी, तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि माताजी का हमने काज नहीं किया था, तो माताजी के काज के लिए मैं, मेरे पिताजी और मेरे छोटे भाई गांव में गए। महाराज लालदास जी सरपंच होते थे। हमने कहा कि भाई माताजी का काज करना है, तो गांव की गरीबी के कारण कर नहीं पाए थे उस समय, कुछ नहीं था जब तो, लेकिन जब थोड़े ठीक हुए तो पिताजी की इच्छा थी, जो गांव की इच्छा है करते करते, क्योंकि मेरा गोत्र खोड़ा है, उस समय मैं खोड़ा तो लिखता नहीं था। सतीश यादव, सतीश कुमार मेरा कागजों में नाम है, सतीश यादव उस समय मुझे लोग कहते थे, लेकिन मेरा कागजों में नाम सतीश कुमार रहा। फिर करते करते ये हुआ कि खोड़ा गोत्र के 33 गांव हैं, इन सभी गांवों को बुला लिया जाए। उन्होंने कहा भाई बताओ। ऐसे करते करते 300 लोग गांव के इकट्ठे हो गए और एक मतलब बड़ी पंचायत हो गई। बड़ी पंचायत होगी। तो उसमें ये तय हुआ कि वे जितने भी खोड़ा गोत्र के गांव हैं या खोड़ा गोत्र की बहन बेटियां जहां भी ब्याही हैं, उन सबको बुला लिया जाए, और उसका एस्टीमेट 15 लाख रुपए उन्होंने बताया। उस समय मैं और मेरे छोटे भाई के पास 5 लाख रुपए थे। हमने पंचायत को ही 5 लाख रुपए उस समय दे दिए कि 10 लाख रुपए हम आपको 2 दिन के बाद भेज देंगे, और अब गांव ऑर्गेनाइज करें, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, जो आपको करना वो करे। हमारे पिताजी खुश हो गए। तो पहला कार्यक्रम 2007 में 16 दिसंबर 2007 को वो कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में स्वामी शरणानंद जी हमारे गुरु भी, आध्यात्मिक गुरु, वो आए। एक गाजियाबाद से मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, DP यादव जी, आज भी मेरे उनसे दोस्ताना संबंध हैं, तो मैंने उनको बुलाया। वो और उनकी धर्मपत्नी उस समय बहुजन समाज पार्टी की विधायक थी, मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते, वो भी आ गए। और पूरे गांव ने, जैनाबाद ने मिल करके उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। उस समय लोग जो कहते थे, लेकिन आज जब मैं राजनीतिक रूप से देखता हूं तो उस समय 25-30 हजार लोग, आज के मुझे ऐसा लगता है, उस समय कह रहे थे लाखों लोग आ गए। लेकिन वो जो कार्यक्रम हुआ, मंच पर स्वामी शरणानंद जी ने मेरा नामकरण किया उस भीड़ को देखते हुए, और उन्होंने कहा कि भाई आज से इसको सतीश खोड़ा के नाम से जाना जाएगा। राजनीतिक गणित नहीं था इसके पीछे, कुछ नहीं, ईमानदारी से, ना मेरी सोच थी। मेरा परिवार राजनीतिक लोगों से ईर्ष्या करते थे, चिढ़ते थे कि क्या कुर्ता पजामा पहन के आ गए। उस भीड़ को देख करके जब स्वामी जी ने किया, तो DP यादव जी ने थोड़ा राजनीतिक भाषण दिए, और भाषण दे करके वो उन लोगों को भी लगा और मुझे भी लगा, और बाकी मान सम्मान करके सब लोग अपने अपने घर चले गए। 6-7 दिन के बाद में कमला शर्मा जी चौटाला साहब की जिला अध्यक्ष होती थी, आज भी हैं, बड़ी बहन है मेरी, उन्होंने कहीं जाकर के चौटाला साहब से चर्चा कर दी। मेरे पास चौथे दिन चौटाला साहब का टेलीफोन आया कि भाई सतीश खोड़ा बोल रहे हैं। मैंने कहा जी नहीं, सतीश यादव हूँ। अरे भाई खोड़ा तो हो गया 3-4 दिन पहले, तो भाई एक बार मिलो मेरे से। तो मुझे ये तो पता था कहाँ रहते हैं, तो मैं बाथरूम में चला गया। उसके 2 मिनट बाद ही उनका वापस टेलीफोन आया। मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि कोई चौटाला बोल रहे हैं। मैंने बाथरूम में फ़ोन लिया, मैंने कहा जी, अरे भाई तू आएगा तो कहाँ आएगा? मैंने कहा जी 1 नंबर कोठी में आऊँगा, जो देवलाल की कोठी थी। बोल नहीं, मैं 11 मीना बाग में बैठा हूँ, यहाँ पे आना। तो मैं वहाँ पर मेरे साथ अपने सहायकों के साथ में चला गया। चौटाला साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात होकर के उन्होंने कहा कि आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करिए, बड़ा अच्छा सामाजिक कार्य। तो आपको तो राजनीति खींच रही थी अपनी तरफ। मेरा कोई वास्ता नहीं था, मैं तो, क्योंकि मैं जानता था चौटाला साहब को, उससे पहले वो राजकाज में थे, तो कुछ 2-3 मेरे मित्र उनकी पार्टी में थे, मेरा आना जाना उस तरीके से था। जगदीश यादव जी जो वहाँ के नेता रहे हैं, अब दूसरी पार्टी में चले गए,
उनका कोई 2-4 छोटे काम वो चौटाला साहब की पार्टी में थे, लेकिन उनके निजी काम मैंने चौटाला साहब से कराए जब मैं राजनीति में नहीं था। इससे पहले एज ए इंजीनियर 2002 से लेके 2006 तक का अनेकों काम उनकी, आज जो गुड़गांव में बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें पारसनाथ का आज कोलैबोरेशन है, वो तो चौटाला साहब ने उनको ढाने के आदेश कर दिए थे, उनकी कंप्लीशन तक नहीं थी। उनको पूरा करा करके पारसनाथ का बोर्ड लगवाना, वो सारा काम मेरे द्वारा कराया गया। उनका राजीव चौक के ऊपर एक ये तब की बात है जब चौटाला साहब का फोन आया आपको बुलाने के लिए, उससे पहले की बात है। उस आपसे जानते थे, परिचित थे, काम करते? नहीं, प्रोफेशनल तरीके से। चौटाला साहब की सरकार में जिस तरीके से काम होता था, एक इंजीनियर एस्टीमेट बनाता है, फिर वो CLU के लिए अप्लाई करता है, फिर उसका स्ट्रक्चर डिजाइन। मेरी जिज्ञासा ये जानने में है, हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, ओम प्रकाश चौटाला उस समय सतीश कुमार को, सतीश यादव नहीं जानते थे। नहीं, आप जो चौटाला सरकार के अधिकारी थे उनके माध्यम से काम करवाते थे? जी। मेरा कोई सीधा संपर्क नहीं था, जी। ना चौटाला साहब से, ना चौटाला साहब के परिवार से, ना मेरा वो थी। तो उन्होंने कहा आप पार्टी में शामिल होइए। उन दिनों मेरा और जगदीश यादव जी की आपस में किसी बात को लेकर के अनबन थी। तो मैंने कहा जी मेरा तो राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं, स्वामी जी ने कहा है कि मैं राजनीति करूंगा, क्योंकि स्वामी जी ने मुझे कहा नामकरण करने के बाद कि तेरे को राजनीति करनी है। मैंने कहा जी देखता हूँ, मुझे तो कुछ ABC का ज्ञान था नहीं। तो मैंने कहा जी मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा पहले पार्टी में शामिल होइए, हमारे जिला अध्यक्ष हैं जगदीश यादव जी, आप जाइए उनके थ्रू पार्टी में शामिल होइए। मैंने कहा जी जगदीश यादव के खिलाफ मुझे राजनीति करनी है, मैं उनके माध्यम से नहीं शामिल होऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई जिला अध्यक्ष तो अभी वही हैं। तो मैंने कहा जी नमस्ते, मैं अपना नमस्ते करके आ गया। उसके बाद ना चौटाला साहब ने कभी याद किया, ना मैं कभी उनके पास गया। 2007 में क्योंकि धीरे धीरे करके राजनीतिक रूप से लोग मुझे उत्साहित करते गए, आप राजनीति को समझने लग गए, लोग आपको समझने लग गए। जो 2007 में एक व्यक्ति मुझे मिले, कोई अनजान से व्यक्ति, वो राजेंद्र ठेकेदार जी से मेरा उन्होंने संपर्क करवाया। वैसे ही कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस के सांसद होते थे भिवानी के, वो बागी हो गए कांग्रेस के, और मैं और राजेंद्र ठेकेदार जी मिले। तो राजेंद्र ठेकेदार जी भी कोई राजनीतिक ठिकाना ढूंढ रहे थे उन दिनों। हमारी मुलाकात प्रोफेसर रोशन लाल जी से हुई, जो कुलदीप बिश्नोई के बहुत नजदीकी वो थे। हम दोनों मिल करके उनसे बैठे, बातचीत की। रोशन लाल जी से मेरी पुरानी मुलाकात थी, जब हम काम करते थे तो उस समय की मुलाकात। हम तीनों मिल करके कुलदीप बिश्नोई जी के पास गए। कुलदीप बिश्नोई जी से कहा कि भाई हम लोग वहाँ एक नई राजनीति करना चाहते हैं, ये सतीश खोड़ा है, मैं राजेंद्र ठेकेदार हूँ, और प्रोफेसर रोशन लाल जी मीडिएटर थे। उस समय राजेंद्र ठेकेदार का नाम तो जाना पहचाना हो ही, जाना पहचाना था, अनेकों पार्टियों के जिला अध्यक्ष थे, उनका एक अपना राजनीतिक वर्चस्व भी था। हम तीनों लोग कुलदीप बिश्नोई के पास बैठे, तो कुलदीप जी ने कहा मैं नई पार्टी बना रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। और उसके बाद 2 दिसंबर 2007 को हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, जिस जन्म में हमारा भी अपना एक योगदान था। कितने सदस्य बने, ये बने, उसको एक रूट लेवल पर हमने काम किया। और काम का ये हुआ कि जब कार्यकारिणी की घोषणा हुई तो मुझे सीधा कुलदीप बिश्नोई जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का रेवाड़ी जिले का अध्यक्ष बनाया। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता हो गया, लोकदल का समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ था। किसी भी सर्कमस्टांस में कोसली की टिकट जब सीट बंटवारा हुआ तो हजका और बसपा का जो समझौता था उसमें कोसली की टिकट बसपा के खाते में लिखित रूप से चली गई। राव नरवीर सिंह के छोटे भाई राव कमलवीर जी वहां बसपा की टिकट पे पहले से ही ट्राई कर रहे थे, उन्होंने ही उस सीट को बसपा के कोटे में लिया अपनी ताकत के अनुसार, वो सीट बसपा में चली गई। आप रह गए। फिर घोषणा होने से पहले मुझे पता लग गया था, कुलदीप जी ने मुझे बुला कर कहा कि भाई साहब आप रेवाड़ी से चुनाव लड़ लीजिए, कोसली तो मुझे देनी पड़ रही है, क्योंकि कोसली सीट बन गई थी डिलिमिटेशन में। मैंने कहा जी मेरी तैयारी तो कोसली की है, मैं राजेंद्र ठेकेदार जी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं कोसली से ही लड़ूंगा, और मैं कोई बात नहीं। तो उस समझौते की टिकट बंटवारे के 2 दिन पहले ही मैंने कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी छोड़ दी और अपने निर्दलीय, क्योंकि स्वामी जी का आदेश था कि चुनाव लड़ना है
तो मैंने निर्दलीय के तौर पर तैयारी कर तैयारी अपनी शुरू कर दी। जैसे ही वो हुआ, उसके 3-4 दिन बाद में जगदीश यादव जी ने इनेलो छोड़ दी। आपका रास्ता साफ हो गया। तो जैसे ही इनेलो छोड़ा, मेरे पास अजय चौटाला जी का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा भाई सतीश खोला जी कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं तो अपने घर पे हूँ। भाई कई घर हैं आपके? तो मैंने कहा जी गुड़गांव हूँ। भाई मैं जयपुर से आ रहा हूँ और मैं चाय पीना चाहता हूँ। राव बहादुर सिंह जो नंगल चौधरी से विधायक रहे, यदुवंशी शिक्षा नीति के चेयरमैन, वो मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरे वेल विशर भी हैं। उनके उसके तुरंत बाद में उनका टेलीफोन आया कि अजय चौटाला जी घर आ रहे हैं और मैं तो दूर हूँ, लेकिन आप किसी मकसद से आ रहे हैं, एक बार आप उनसे बातचीत करिए। अजय चौटाला जी मेरे घर पर आए। घर पे आए तो कौन से घर पे आए? गुड़गांव सेक्टर 31 मेरे घर पर आए। आकर के हमने अवगत की। उन्होंने कहा कि भी बात ये है कि हम आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं लोग बाग ठीक बात नहीं करते हैं आपकी पार्टी के बारे में, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा, मेरी तैयारी है, स्वामी जी का आदेश है। नहीं आप ऐसा करिए, कल आप बड़े चौटाला साहब से बात करिए। उन्होंने मेरे सामने चौटाला साहब को फोन किया। तीसरे दिन मैं, राव बहादुर सिंह और कमला शर्मा जी तीनों चौटाला साहब से मिलने के लिए गए, उसी परिस्थिति में जहाँ 3 साल पहले मैं गया था। वहाँ जाते उन्होंने कहा भाई ठीक है आइए, अब घूम फिर के आ गए। तो मैंने कहा जी आपने कहा था कि जगदीश यादव से पार्टी में शामिल होइए, यार जगदीश यादव जी तो है नहीं, तो मैं समर्पण है, पार्टी में शामिल हूँगा, लेकिन एक शर्त पर हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप पैसे में टिकट देते हैं, और आपने कहा कि चौटाला साहब पैसे में टिकट देते हैं और टिकट की हाँ करने के बाद भी नहीं देते हैं, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं आपका बच्चा हूं, अगर आपके मन में कोई बात है किसी तरीके की तो मुझे आज ही बता दीजिए ताकि मैं अपना फैसला कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि तू किसको मानता है? मैंने कहा जी मैं स्वामी शरणानंद जी को मानता हूँ। स्वामी जी से बात करा दीजिए। मैंने अपना फोन मिला के स्वामी जी से बात करा दी। उन्होंने कहा स्वामी जी हम इस लड़के को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन हम इसकी टिकट की घोषणा अपने पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार करेंगे, लेकिन मैं आपसे जमान दे रहा हूं कि हम इसको चुनाव लड़वाएंगे। तो उन्होंने ये बात होगी मेरी, और इसके बाद किसी से कोई बात नहीं। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा, बोला आप अच्छा सा कार्यक्रम करिए और पार्टी में शामिल होइए। तो मैंने कहा आप आएंगे? बोले मैं भी आऊँगा। आप कहो तो अजय सिंह भी आएंगे, आप कहो तो अभय सिंह जी भी आएंगे। जी कोई बात नहीं। वहाँ से निकलने के बाद में अजय सिंह जी का टेलीफोन आया कि मैं भी आपके कार्यक्रम में शामिल हूँगा। तो मैंने फिर पार्टी में शामिल हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए और अजय चौटाला जी भी आए, मैंने पार्टी में शामिल हुआ, मेरी टिकट की घोषणा कर दी, मैंने चुनाव लड़ा, मेरा नॉमिनेशन हो गया। 13 अक्टूबर का चुनाव था। 30 सितंबर को राव वीरेंद्र सिंह जी की डेथ हो गई, अहिरवाल के सबसे बड़े नेता। मेरी 4 अक्टूबर को बेरली में रैली थी जी। हेलीकॉप्टर से आए चौटाला साहब। मैंने अपना पूरा मोमेंट, जिस तरीके से मैं कई 4-5 साल से अपना काम कर रहा था, 3 साल से मैंने अपना पूरा मोमेंट शुरू किया। जगदीश यादव जी ने निर्दलीय चुनाव पर्चा भर दिया और राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई कांग्रेस, यादविंदर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वहां से हमने अपना शुरू किया। राव यादविंदर सिंह चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकल पाए ड्यू टू डेथ ऑफ हिज फादर, और जगदीश यादव इनेलो छोड़ गए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो गणित मुझे थोड़ा सा बताइए अपनी बात पूरी करके। जी। मेरा नॉमिनेशन हुआ इंडियन नेशनल लोकदल का। जगदीश यादव जी चौटाला साहब की पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में जाना चाहते थे। उनकी एंट्री कांग्रेस में रुक गई, उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिल पाई। राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई राव यादविंदर सिंह को टिकट मिली, जगदीश यादव जी को टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। मैं इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर उम्मीदवार बना, ये निर्दलीय बने। कांग्रेस के राव यादविंदर सिंह हुए, भारतीय जनता पार्टी के अनिल राव जी जो इस दुनिया में नहीं है वो हुए, बहुजन समाज पार्टी से कमल बीर जी जो राव नरवीर सिंह के छोटे भाई हैं वो हुए। ऐसे और छोटी छोटी पार्टियों के कई लोग वहाँ चुनाव लड़े। मेरा चुनाव प्रचार पीक पे था। बेरली की रैली के बाद में चौटाला साहब ने मुझे कहा उस रैली के बाद में कि अच्छी रैली है, शाबाश, बधाई हो, और थोड़ी सी मेहनत करो। चौटाला साहब ने मेरी टिकट के लिए कोई पैसा नहीं लिया। उस समय उन्होंने मेरे से कहा कि
चुनाव प्रचार बहुत अच्छा है। अगर आपको कहीं पैसे की खर्चे की जरूरत हो तो मुझे बताना, आपकी मदद की जाएगी आपका चुनाव मुकाबले में। राव साहब के पास होया है क्या? मैंने कहा जी मैं तो नहीं गया हूँ। तो उन्होंने कहा बड़े नेता थे राव साहब के पास, तो आपको जाना चाहिए। तो राव साहब चले गए, तो राव साहब कांग्रेस में? जाना चाहिए। तो नहीं, राव साहब राव वीरेंद्र के बारे में उन्होंने कहा राव वीरेंद्र सिंह इस अहिरवाल के सबसे बड़े नेता थे, उनकी डेथ पर आपको बैठने जाना चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं नहीं गया हूँ। तो उन्होंने कहा आपको जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। बेरली से हेलीकॉप्टर में बैठ करके मैं अहिर कॉलेज में उनके साथ आ गया। मैं उनके साथ आया, मेरी गाड़ी बाद में आई। उसके बाद पहले तो सब लोग बैठे रहे। थोड़े समय के बाद में राव साहब, राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस के सांसद थे, राव यादविंदर सिंह जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, राव अजीत सिंह जी हमारी पार्टी के अटेली से उम्मीदवार थे, मैं कोसली से इनेलो का उम्मीदवार था। थोड़ी देर बाद में चौटाला साहब, राव अजीत सिंह, राव यादविंदर और राव इंद्रजीत सिंह जी किसी एक कमरे में चले गए। बाद में चलने के बाद में जब गाड़ी उनको रिसीव करके, मतलब क्योंकि गाड़ी से हेलीकॉप्टर तक जाना था, तो चौटाला साहब ने मुझे बुलाया। बुला करके कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है, अभी जवान है, ऐसा करना अगली बार और मेहनत करना। ये कहा, फिर आप? इतने शब्दों का इस्तेमाल किया। इतने शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद मैं समझ गया और मैं फिर वहीं से सीधा अपने चुनाव प्रचार में चला गया। और उस चुनाव प्रचार का परिणाम ये हुआ कि इंडियन नेशनल लोक दल के मूल कार्यकर्ता भी कांग्रेस के बूथ एजेंट थे। मैंने अपना चुनाव इनेलो की टिकट पर होते हुए भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। वोट तो आपके शायद 18,500 19,000 के करीब आए। 19,000 मेरे वोट आए। तो आप एक बात बिल्कुल जो है इनडायरेक्ट कह चुके हैं, मतलब राव वीरेंद्र सिंह का परिवार और चौटाला परिवार आपस में राजनीतिक रूप से मिले हुए हैं, और वो इस तरह की आज की परिस्थिति का मैं नहीं कहूंगा, आज का मुझे नहीं पता, तब एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। जिस तरीके से चौटाला साहब ने मुझे कहा और जिस तरीके से उस चुनाव में मैंने भुगता, मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि बंद कमरे में एक रणनीति बनी और उस रणनीति ने मुझे दौड़ से दूर कर दिया। मुझे नहीं पता क्या बना, लेकिन जो मुझे कहा गया और जो मैंने महसूस किया, और उसके बाद जो चुनाव में मैंने देखा कि मैं इनेलो का प्रत्याशी तो हूं, लेकिन मेरा कैंडिडेचर निर्दलीय है। उसके बाद में इंडियन नेशनल लोक दल के किसी भी कार्यक्रम में मैं कभी चौटाला साहब से मिलने नहीं गया, और मैंने ये तय किया कि मैं कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। विरक्ति हो गई थी बिल्कुल, कि मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं व्यापार करूंगा, बिजनेस करूंगा, मैं इंजीनियर हूं, मैं अपना काम करूंगा। मैं 2 महीने तक चुनाव के बाद कहीं नहीं गया। फिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जो भाजपा में एंट्री होती है और जिला अध्यक्ष बहुत जल्दी बन जाते हैं आप, और सब देखते रह जाते हैं? उसके कुछ समय के बाद में लोकल बॉडी के चुनाव हुए, जिला परिषद वगैरह के चुनाव हुए। मेरे छोटे भाई को इनेलो का समर्थित जिला परिषद का उम्मीदवार तय किया गया। मुझे कहा गया कि कोई बात नहीं, ये भाई आपका पार्षद बनेगा, हम इसको जिला प्रमुख बनाएंगे। मैं उस बात पर फिर दोबारा से कि चलो मेरी राजनीति में कुछ भी हुआ, लेकिन मेरा छोटा भाई इसमें थोड़ा सा आगे चले। तो इनेलो के समर्थन से मेरे भाई को जिला परिषद का चुनाव लड़ाया गया, लेकिन उस चुनाव में भी वही स्थिति हुई जो मेरे साथ हुई। तो मेरा छोटा भाई भी चुनाव हार गया। थोड़े दिन बाद की बात थी। उसके बाद ये हुआ कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। करते करते ऐसे ही एक दिन मेरे पास किसी का टेलीफोन आया कि बहन सुधा यादव जी आपसे बात करना चाहती है। किसी अन्य व्यक्ति का फोन आया, तो उन्होंने मुझे कहा क्या हाल चाल है? अरे भाई कभी मिला करो, ये क्या करो, वो क्या करो। ठीक है। लक्ष्मण सिंह यादव जी मेरे मित्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। मेरी उनके साथ मित्रता, कभी किसी धार्मिक यात्रा पर जाना हम साथ जाते थे, चर्चा होती रहती थी। सुधा जी का जब टेलीफोन आया और सुधा जी से मेरी बात हुई, तो मैं सुधा जी से मिलने गया। सुधा जी ने मुझे कहा कि आप जैसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी में भविष्य है। कृष्णपाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैंने कहा बहन जी
अब तो चुनाव लड़ने का मन तो है नहीं। बोले नहीं, ऐसा करो कि आप जो है बीजेपी में आओ। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उन्होंने अनेकों लोगों से मुझे मिलवाया पार्टी में शामिल होने से पहले। मैं किसी और के माध्यम से, नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उनके घर पर भी मिलने गया। मेरी 2 घंटे तक नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वैसे ही अनौपचारिक रूप से मेरे एक मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो नितिन गडकरी जी के पीए थे, संचेती। आजकल वो उनका ही काम देखते हैं, राजीव यादव, हम वो सारे। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे प्रेरित किया और उसके बाद बैठ करके तय हुआ कि आपको पार्टी में आना है। मैंने अपने परिवार से, अपने कार्यकर्ताओं से बात की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे, तो सब लोग तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस में हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ सब लोग पहले से ही अपना स्थान बनाए हुए बैठे थे। इन लोगों के साथ हमारी थी नहीं ऐसी, उसके बाद कोई बातचीत। वैचारिक धरातल के कारण कांग्रेस में नहीं जाना चाहते थे या जगह नहीं थी? जगह नहीं थी। वैचारिक की भी तब तक तो कोई विचारधारा तय नहीं हुई थी। न राजनीति की तो कोई दिशा थी, न दशा थी, न कोई विचार था, कोई बात ही नहीं थी, न कोई ऐसी पहले की सोच थी। चुनाव लड़ना है, एमएलए बनना है, ये थी। इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं। सुधा जी ने प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर जी से बातचीत करके मेरी पंजाबी धर्मशाला में ज्वाइनिंग तय कर दी। ना मेरी कृष्णपाल जी से मुलाकात हुई, ना मैंने पूछा। सुधा जी ने अपने लेवल पर मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। खुद ही वो कृष्णपाल जी को लेकर के आए। जिस दिन वो आए यहाँ पर तो उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि ये है सतीश खोड़ा। तब कराया था, उससे पहले सब ज्वाइनिंग तय थी, लेकिन सुधा जी ने ही मेरी ज्वाइनिंग कराई। और उसके 5-6 दिन के बाद में ही कृष्णपाल जी ने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। अगले दिन बना दिया। लक्ष्मण जी के साथ मेरी मित्रता थी, वो जिला अध्यक्ष, में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य। उस समय भारतीय जनता पार्टी काफी परेशानी की स्थिति में थी। मंडल के अध्यक्ष बनाते थे, अगले दिन चले जाते थे। लक्ष्मण यादव जी के पास 9 या 8 मंडल अध्यक्ष होते थे, तो किसी भी 9 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होती थी। बनाते थे, अगले दिन चले जाते थे। आज बनाया, दूसरे दिन चले गए। ऐसी परिस्थिति, स्ट्रगल का टाइम, बहुत स्ट्रगल का समय था। और उस स्ट्रगल में ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी भी बड़े परेशान थे, लेकिन मैं आने के बाद में कुछ जो मेरे अपने जो लोग थे उनके साथ मिलकर के जिला थोड़ा सा शुरू हुआ। इतने दिन में 3-4 महीने हुए थे, लक्ष्मण जी का टेन्योर पूरा हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं दोबारा से जिला अध्यक्ष बनना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि हम आपकी पैरवी करेंगे। मैंने सुधा जी से बात की। सुरेश भट्ट जी संगठन मंत्री होते थे। मैंने सुरेश भट्ट जी से बात की कि लक्ष्मण जी को दोबारा जिला अध्यक्ष कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा रोहतक आ जाओ। मैं रोहतक चला गया। रोहतक जब वहां गए तो मैंने बात की जी लक्ष्मण जी को फिर से जिला अध्यक्ष कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जी को तो जिला अध्यक्ष हम नहीं बना पाएंगे, हमारे यहाँ तो दोबारा की प्रथा नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं तो उनकी पैरवी के लिए आया हूँ। बोला क्या बात है, आप क्यों उनकी पैरवी के लिए? मैंने कहा जी मेरे मित्र हैं और हम साथ काम करते हैं, हमारी इक्विटी ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनी हुई है। जी जी। उन्होंने कहा कि वो तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन किसी अन्य का नाम, अगर आप प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हो, आप चुनाव लड़के आए हो, हमारी पार्टी में नए हो, आपका कोई सुझाव तो हम सुझाव ले सकते हैं। मैं बाहर आकर के मैंने लक्ष्मण जी को फोन किया। मैंने कहा जी आपके बारे में तो मना कर रहे हैं। तो बोले कोशिश करो। मैंने कहा कोशिश कर ली, नहीं बात कर रहे। तो उन्होंने कहा कि 2 नाम बताए उन्होंने किसी के कि आप इन पर चर्चा करो। मैं वो दोनों नाम लेकर के भट्ट जी के पास अंदर गया। उन्होंने कहा इसको छोड़ो, क्या चाहते हो आप? मैंने कहा जी मैं तो वही चाहता हूँ जो लक्ष्मण जी चाहते। तो उन्होंने कहा वो नहीं हो सकता, आप अपना नाम क्यों नहीं देते? ये भट्ट जी ने कहा, सुरेश भट्ट जी ने कहा। तो मैंने कहा जी क्या मैं जिला अध्यक्ष बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकते? तो जो लोग ढूंढ, आप रेवाड़ी जिले के दूसरे नंबर के जनाधारी व्यक्ति हैं। नंबर 1 रणधीर सिंह कापड़ीवास है हमारे पास आज की दौर में। हम वो जिला अध्यक्ष के उसमें हमारे फ्रेम में आते नहीं है, वो सीनियर व्यक्ति हैं। वीर कुमार यादव जी उस समय महामंत्री थे कि वो जिला अध्यक्ष की फ्रेम में नहीं है, उससे सीनियर है। उसके बाद लक्ष्मण जी को अभी हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है रिपीट करना। तो आप उस फ्रेम में आते हैं, आप अपने बारे में करिए।
मैं बाहर आया, मैंने लक्ष्मण जी को फ़ोन किया। मैंने कहा जी उन दोनों लोगों के बारे में तो वो मना कर रहे हैं, क्या मैं अपना नाम दे दूं? लक्ष्मण जी मेरे पे नाराज हो गए कि तू गया ही इस काम के लिए था, मेरी पैरवी की बजाय तू इस काम के लिए गया था। लेकिन मैंने फिर वापस अंदर जा कर के मैंने भट्ट जी को कहा कि जी अगर हो सकता है तो पहले लक्ष्मण यादव जी हैं, फिर उनके दिए हुए 2 नाम हैं, और अगर फिर भी इन पर बात नहीं बने तो मैं अपने नाम के लिए आपको प्रपोज करने के लिए आया हूँ। उनका तीसरे दिन मेरे पास टेलीफोन आया कि ठीक है, पार्टी ने आपके नाम पर विचार किया है, और उस विचार का ये है कि अभी कोई फाइनल हमारी पार्टी में होता नहीं है, लेकिन एक कोई व्यक्ति का नाम लिया उन्होंने, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति, कि एक बार आप उनसे जाकर के मिल लो। तीसरे दिन मेरे पास मनीष ग्रोवर जी का टेलीफोन आता है कि पार्टी ने आपके नाम पर जिला अध्यक्ष की मोहर लगाई है, मैं इसका प्रभारी हूँ, रामविलास शर्मा जी आएंगे, ये 10 नाम हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिले के वरिष्ठ लोग हैं, ये आपसे वरिष्ठ हैं, इन सब से जाकर के मिलना है आपको, इनसे नमस्ते करनी है, और अब आपके नाम पर सहमति आपको खुद करानी है, हम आपकी मदद करेंगे। तो उसके बाद में एक आदमी से मिला। मिलने के बाद में मैं लक्ष्मण यादव जी को तो नहीं मना पाया, मेरे से आज भी नाराज हैं, और कोई नाराजगी की वही वजह है, मैंने कोई अहित तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद मुझे पार्टी वीर कुमार, अरविंद यादव सबके पास भेजा आपको? जो 10 लोग थे, बहुत लोग थे उसमें, सीनियर लोग थे, सब सीनियर के पास में गया, मैंने अपनी बात रखी। बात रख के जिलाध्यक्ष की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन सर्वसम्मति से मुझे फिर जिलाध्यक्ष बनाया गया। सबकी सहमति, सर्वसम्मति से मुझे पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। मैं जिलाध्यक्ष बनने के बाद थोड़े दिन बाद ही नरेंद्र मोदी जी की रैली हो गई। उस रैली में बतौर जिलाध्यक्ष में वहाँ था ही, सारी व्यवस्थाएं जिस भी तरीके से हुई वो सारी हुई। कुछ दिनों के बाद में राव नरवीर सिंह जी एक यात्रा लेकर के चल रहे थे, वो लोकसभा की तैयारी कर रहे थे। कहा गया कि भाई लोकसभा लड़ेंगे। मैं जिलाध्यक्ष रेवाड़ी, तेजपाल तंवर जिलाध्यक्ष गुरुग्राम, रामअवतार सिंगला गुरु मेवात जिलाध्यक्ष, तीनों जिलाध्यक्षों की फोटो वैन पे लगा के वो सारी मूवमेंट चल रहा था। पार्टी की तरफ से हमें इस बात का आदेश था, इशारा था, नहीं आदेश था सीधे तौर पे कि आप इस मूवमेंट को, ये पार्टी के लिए है, कोई कैंडिडेट डिक्लेयर तो था नहीं, लेकिन पार्टी के मूवमेंट के लिए हम उसमें काम कर रहे थे। अचानक से मेरे पास किसी बड़े अधिकारी का फोन आया कि आप तुरंत पहुंचिए वहां पर। मैं जब वहां पहुंचा तो 2 जिला अध्यक्ष पहले से थे वहां। हमें कहा गया कि भाई आप कल से राम नरवीर सिंह के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, उनको अपने स्तर पर करने दो, आप आपके जिले में कोई आए तो ठीक है। ठीक लगा नहीं, हम उसकी गहराई में गए, कुछ नहीं निकला। चौथे 5वें दिन मेरे पास किसी का टेलीफोन आता है, जी ऐसा करते हैं एक बार दिल्ली चलते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी में उनको बैठा करके दिल्ली चले गए। महरौली के आसपास जब पहुंचे तो मैंने कहा जी कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के फार्म हाउस पे जाना है। मैंने कहा जो तो कांग्रेस में है, मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन उनके भाई के सामने चुनाव लड़, मेरी राव इंद्रजीत सिंह से कभी कोई मुलाकात थी नहीं। तो मैं और वो हमारे माननीय, हम राव इंद्रजीत सिंह के फार्म हाउस पर गए। वहां पर राव साहब और उनकी धर्मपत्नी थी। उन्होंने कहा कि आरती राव की शादी का कोई समय तय हो गया था। उन्होंने कहा कि भाई मैं आरती की शादी में तो नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ, और मैं सतीश खोड़ा, ये हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, इनको लेकर के आया हूँ, और सतीश जी ये राव साहब हमारी पार्टी में आ रहे हैं, और शादी के बाद में ये पार्टी में शामिल होंगे, आपको राव साहब के साथ रहना है राजनीतिक रूप से। ये आदेश मिला उनके सामने ही। हम वहां से आ गए। अगले दिन तेजपाल तंवर का भी मेरे पास टेलीफोन आया कि हमारे पास ये आदेश आया है। रामअवतार सिंगला का भी आया, ठीक है राव साहब आ रहे हैं, अच्छी बात है। अगले दिन कुछ 20, 30, 50 लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा भी राव साहब की एंट्री को हमें बैन कराना चाहिए। अब उसमें हम तो किसी को ये कह नहीं सकते कि हमें क्या कहा है और क्या नहीं कहा, क्योंकि
मतलब राव भाजपा में नहीं आए, इसके प्रयास शुरू हुए। इसके प्रयास हम्म कुछ लोगों ने प्रयास किया, हमें भी कहा गया कि 100 लोग सुषमा स्वराज जी से मिलने जा रहे हैं, आप लोग भी जाइए। अब पार्टी राव साहब के आने से 2 धड़े में बटी, एक धड़ा चाहती थी, एक धड़ा नहीं चाहती थी। हम तीनों जिला अध्यक्ष इस परिस्थिति में थे, न इधर न उधर, न इधर न इधर। जो हो रहा है वर्तमान स्थिति को देखें या जो हमारे पास आदेश है उसको देखें। फिर भी हम तीनों जिला अध्यक्ष सुषमा स्वराज जी के पास गए, 100 लोग गए। उन्होंने कहा भाई राव साहब को, क्योंकि राव नरवीर सिंह ने इतनी मेहनत करके एक पूरा काडर तैयार किया है और राव नरवीर सिंह के पास पूरा मेवात का भी अच्छा वो है और उनको लोकसभा लड़ाना चाहिए। तो सुषमा जी ने कहा देखो भैया, मैं तो उनको लेके नहीं आ रही हूँ, वो कैसे आ रहे हैं, किस परिस्थिति में आ रहे हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट आप चला रहे हो मैं इसके खिलाफ हूँ। और कोई इस तरह की मूवमेंट अगर चला रहा है तो वो ठीक नहीं है। जिला अध्यक्ष कौन है? मैंने कहा जी मैं हूँ। आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा जी हम तो इस परिस्थिति में हैं कि किसका फैसला माने। तो उन्होंने कहा आप इस तरह की मूवमेंट कभी मत चलाइए। तेजपाल तंवर तो पुराना आदमी है, रामतर सिंगला तो पुराना आदमी है, सतीश खोड़ा नया आदमी है, लेकिन इस तरह की मूवमेंट नहीं चलाइए। और हमें सरकार बनानी है, सरकार को बनाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को भी लेना पड़ेगा जो जनाधारी हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी लेना पड़ेगा जो दूसरे तरीके के। हमें सरकार बनानी है, किसको टिकट देना किसको नहीं टिकट देना इस पर आज चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस दिन सुषमा जी ने ये सारा मूवमेंट को खत्म किया, क्योंकि मुझे तो पता था कि उन राव इंद्रजीत सिंह की ज्वाइनिंग तिथि उसी दिन मुझे बता देगी जिस दिन हम फार्म हाउस पर गए कि राव साहब इस तारीख को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। डेट मुझे पता था, तेजपाल तंवर को नहीं पता था, रामतर सिंगला को भी नहीं पता था, लेकिन रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष के नाते आपको बता, मुझे पता था। बस उस समय क्या व्यक्तिगत रूप से सतीश खोला, उस समय तो मैच्योरिटी हो चुकी थी राजनीतिक। आरती राव की क्या चाहते थे? राव इंद्रजीत आए या नहीं आए? सतीश खोला क्या चाहते थे उस समय? मैं भाजपा जिलाध्यक्ष से नहीं पूछ रहा था, उस समय के भाजपा जिलाध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूँ एक समझदार व्यक्ति उस समय राजनीति में क्या सोच रहा था कि राव के आने से भाजपा ताकतवर बनेगी, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा, क्या सोच रहे थे? आपकी सोच क्या थी? मेरी सोच ये थी कि राव साहब पार्टी में आए और भाजपा मजबूत होगी और लाडू फूटेगा तो भोरा हमें भी मिलेगा, ये दाव लगेगा। हम इसकी आस में थे। और उस आस को और थोड़ी सी उम्मीद जब मिली, जब राव साहब से मैं अकेला मिला, मैंने कहा जी अब आप आ ही गए हैं पार्टी में, और 5 रुपए की जो प्रति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कटी वो मेरे जिला अध्यक्ष रेवाड़ी के, क्योंकि रेवाड़ी के मूल निवासी होने के कारण थी, जब वो पर्ची कटी तो मैंने कहा राव साहब राजनीतिक रूप से हमारा तो कभी ऐसा ना काडर है ना लेवल है कोई आपके लेवल का, लेकिन मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूं, अगर आप इस पर। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि भाई और इसकी राजनीति में सारी चीज नहीं होती, लेकिन एक वेल विशर के तौर पे मैं आपको आपका सदा अच्छा सोचूंगा। तो मैं उनके साथ काम करने लगा और जब वो पार्टी में आ गए, आरती राव की शादी में मैं शामिल हुआ। आरती की शादी तक वो कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन मुझे पर्सनल तौर पर, उसमें तेजपाल तंवर को भी नहीं इनवाइट किया था, रामतर सिंगला को भी नहीं था, लेकिन रेवाड़ी जिला अध्यक्ष के नाते या किसी भी रूप में, क्योंकि इससे पहले मेरी उनसे बात हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आरती राव की शादी में गया। उसके बाद पार्टी में शामिल हो गए, चुनाव डिक्लेयर हुए उसके थोड़े दिन पहले ही शामिल हुए, तुरंत उनकी टिकट डिक्लेयर होगी। कोई दूसरी सोचने समझने की, विरोध करने की कोई बात ही किसी तरीके की नहीं थी। आपकी एक बात अभी निकल करके आई है कि जब राव साहब की एंट्री हुई तो पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई थी। उस समय मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। लगता है पार्टी तो आज भी 2 धड़ों में बटी हुई है राव साहब को लेकर के। राव साहब के कार्यकर्ताओं की शिकायत रही है, बीच बीच में राव साहब की भी बातें आती रही है, कई बार साक्षात्कार के दौरान विभिन्न मंचों पर उनकी बात, उनका दर्द निकल करके भी आए। आज क्या मानते हैं आप? 2014 की भारतीय जनता पार्टी छोटी थी, 2023 की भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी है। उस समय के संगठन को और आज के संगठन को, काडर संगठन में
उस समय भी मजबूती थी, आज भी मजबूती है। आज कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, पदाधिकारियों की संख्या ज्यादा है। उस समय तो मंडल अध्यक्ष बनाते थे, उसकी कार्यकारिणी पूरी नहीं होती थी। लेकिन एक बात तो कही जाती है, जो उस साइड से लगा लीजिए आप, कि अहिरवाल की जो 11 सीटें हैं, जो पहली बार 11 की 11 भारतीय जनता पार्टी जीती विधानसभा में, ड्यू टू राव इंद्रजीत, ऐसा कहा जाता है। सतीश खोला क्या सोचते हैं? 2014 के लोकसभा चुनाव में जो 13 सितंबर 2013 को जो रैली यहाँ पर हुई थी, जो मोदी जी का मोमेंट बना, उस मोमेंट के बाद में अहिरवाल पूरा एक मुट्ठी की तरह से नरेंद्र मोदी के पक्ष का हो गया था, मोदी में पूरे तरीके से। राव इंद्रजीत सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में आए तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से आए। उनको अपना कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस का भविष्य उनको दिख नहीं रहा था। और अगर उस समय वो कांग्रेस में ही रहते तो आज राव इंद्रजीत सिंह जी वो नहीं होते जो आज हैं। वो भी आए, 1 और 1 11 हुए। राव इंद्रजीत सिंह जनाधारी व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मोमेंट के साथ 2014 में जो पूरा हुआ, दोनों को फायदा मिला। भाजपा को उनकी जरूरत थी और उनको भाजपा की जरूरत थी, तो 1 और 1 11 बन करके जो काम हुआ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखते हैं तो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं करता। गाहे बगाहे सतीश खोला जी कई बार कह चुके हैं कि चुनाव लड़ना है, मुझे तो चुनाव लड़ने के लिए हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर जो 2023 में फिर चुनाव आने वाले हैं, अगर टिकट नहीं देती है और आपसे कुछ और काम लेती है, तो सतीश खोला क्या सोचते हैं? 2014 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। 2014 में मेरी उम्र 10 साल कम थी, आज मैं 53 साल का हो गया। आज मेरा जन्मदिन भी है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भारतीय जनता पार्टी का काडर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग स्टाइल को 10 साल ज़्यादा जानता हूँ। मुझे टिकट नहीं मिली 2014 में, उसका मुझे दुख है। 2019 में मुझे टिकट नहीं दी। मैं अकेला ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी की सभी सर्वे में नंबर 1 पर था। पार्टी का जो पैनल बन के जाता है वो विधायक और पूर्व विधायक के अनुसार जाता है। नंबर 1 क्योंकि रणधीर सिंह कापड़ीवास विधायक थे, नंबर 1 पर उनका नाम पैनल पे गया, नंबर 2 पर सतीश खोला का गया। इसका मेरे पास सबूत भी है। चलो सबूत तो फिर सुनील मूसेपुर कहाँ से आ गए? ये राव साहब ने अपने कोटे में इस सीट को लिया कि ये सीट राव इंद्रजीत सिंह के कोटे में दी जाएगी। मैं आपके किसी दावे का खंडन नहीं कर रहा। पार्टी ने दोबारा राव इंद्रजीत को कह दिया कि आप दे दीजिए टिकट किसी को भी, 2019 की तरह। 2024 तब आपका सर्वे वगैरह कहाँ चला जाए? 2024 में ऐसा नहीं होगा। 2024 में ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनानी। अच्छा एक बात बताइए, मेरी पूरी तो सुन लीजिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है तीसरी बार। हम जैसे लोग ही बनाएंगे। हम जैसे कौन लोग? 2023 में, 2024 में, 24 में, हाँ 2024 की तीसरी बार सरकार बनेगी। मनोहर लाल खट्टर ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और उन कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले हैं, वही जीत करके आएंगे। अब किसी तरीके से भाई भतीजावाद, परिवारवाद, कोई सिफारिशवादी नहीं चलेगी किसी भी तरीके से। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि 10 साल पहले की भारतीय जनता पार्टी में और आज भारतीय जनता पार्टी में दिन रात का अंतर है। दावा तो है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी मुझे 100% चुनाव